भाई नमस्कार है सभी भाइयों को एवं सभी बहनों को एवं सभी लोगों को, जो भी लोग मुझे इस वीडियो में सुन रहे हैं दुनिया में किसी भी जगह से, किसी भी स्थान से। आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में दोस्तों। आप सभी को बता दूं, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, आपके लिए एक अपडेट आप कह लो। यहाँ पर भारत देश इंडिया कंट्री की तरफ से आरआरसी इंडियन रेलवे के रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जयपुर द्वारा, आरआरसी जयपुर द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसमें आपका अप्रेंटाइज की रिक्रूटमेंट चल रही है। अप्रेंटाइज मतलब होता है कि जो लोग भी अपने 10th पास है, 12th पास है या ग्रेजुएट्स हैं, प्लस या फिर स्पेसिफिक ट्रेड की क्वालिफिकेशन रख रहे हैं, या फिर डिप्लोमा है, या फिर पॉलीटेक्निक्स, या फिर ये सारे कोर्सेज में जितने भी लोग क्वालिफाइड है, बेसिकली उन लोगों को एक ट्रेनिंग के तौर पर रिक्रूट करा जाता है, उनको एक ट्रेनिंग कराई जाती है जो अप्रेंटाइसिस को कहा जाता है। ठीक है भाई। उसमें आपको उस जिस पोस्ट पे आपकी क्वालिफिकेशन होती है उस पे आप लोग फॉर्म भरते हो, अप्लाई करते हो, उसके बाद आप अप्रेंटाइशिप करते हो। ये इंडिया में पूरे देश में आपके आज के समय पे हो रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर्स की कंपनियां तो करा ही रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी ये चीज़ें आपको देखने को आज के समय पे मिल जाएंगी इंडिया कंट्री में। तो उसी के रिलेटेड ये वीडियो है दोस्तों। आपको बता दूं, इंडिया कंट्री भारत देश में भारतीय रेल इंडियन रेलवे द्वारा आरआरसी जयपुर द्वारा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में एनडब्ल्यूआर के अंदर आता है ये। इन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज करा था हाल ही में, जिसके अंदर कहा गया कि 1646 वैकेंसी दी गई और कहा गया हमें इतने लोगों को रिक्रूट करके डायरेक्ट अप्रेंटाइसिस की वैकेंसी पर जॉब देनी है। हालांकि ये रिक्रूटमेंट सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, मतलब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपका यहाँ से काम खत्म हो जाता है, उसके बाद आप लोग फिर दूसरे फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसमें लोगों को स्टाइपेंड मिल जाता है काम करने के लिए, और प्लस आप लोग वो चीज़ें सीखते भी हो, उसका ट्रेनिंग रहता है जिस भी ट्रेड के आपके पास क्वालिफिकेशन है। तो आपको बता दूं, इंडिया कंट्री में 19 के मतलब 1900 से लेकर 2000 के बीच वाले ईयर में कहीं ना कहीं ये एक्ट आया था, जब आपको बताया गया कि इंडिया कंट्री में अप्रेंटाइसिस करके एक रिक्रूटमेंट हुआ करेगी। एक एक्ट आया, उसके बाद से ये चीज़ें चल रही हैं पूरे इंडिया में। ठीक है भाई। तो उसके लिए आरआरसी में जो आपका राजस्थान, भारत देश के राजस्थान राज्य के अंदर एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। कहा गया कि हमें अलग अलग डिविजन्स में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग वर्कशॉप्स पर, या अलग अलग जगहें जो भी रेलवे में है उनके अंदर हमें रिक्रूट करना है 1646 लोगों को अप्रेंटाइज में, अलग अलग ट्रेड्स पर। उसके लिए नोटिफिकेशन जैसे ही आया था आपके साथ डिस्कस हो गया था। जिन भी लोगों ने जिन भी लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप लोग पहले उस वीडियो को जरूर देखो। आपको समझ आएगा कि ये जो इंडिया कंट्री में जो नया रिक्रूटमेंट इंडियन रेलवे द्वारा आया है एनडब्ल्यूआर में, उसमें क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से ट्रेड पर वैकेंसीज आए हैं, सभी लोग जाकर चेक कर लो और फॉर्म जाकर अप्लाई कर दो। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भर के बता रहा हूँ। नोटिफिकेशन जिसको भी समझना हो वो वीडियो से आप नोटिफिकेशन समझ सकते हो, जिसमें मैंने एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी जितनी भी थी सारी बताई थी, साथ में ट्रेड सारे डिस्कस करे थे, प्लस उसमें जो आपको स्टाइपेंड होगा वो भी बताया था। हालांकि स्टाइपेंड मेंशन नहीं था नोटिफिकेशन में, लेकिन आप प्रीवियस नोटिफिकेशंस को देखोगे तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। कोई भी एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट जॉब है, डायरेक्ट आपका 10th पास और आईटीआई ट्रेड का एक जो कोर्स होता है वो आपका करना होना जरूरी है। जिस भी ट्रेड पर आप फॉर्म भर रहे हो, सिर्फ एक ही डिवीजन में आपको फॉर्म भरना है। इस चीज़ का थोड़ा लोग याद रखें अप्लाई करते समय। ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ मैं कौन से नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, प्लस फॉर्म फिलअप करके बता देता हूँ। ये वीडियो इंडियंस के लिए खास रहेगा सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि भारतीय रेलवे में रिक्रूटमेंट है, और आप देखोगे भारतीय रेलवे है और भारतीय ही को रिक्रूट कर रही है, वो बाहर के दूसरे देशों के लोगों को रिक्रूट नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाई। ये चीज़ लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। ऑल इंडिया लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आप अगर हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, या देश में कहीं से भी मुझे सुन रहे होंगे, आप सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो, आप सभी लोग एलिजिबल हो। ठीक है। हाँ ठीक है भाई। चलिए आप एक बार वेबसाइट देख लो, ये आपका वेबसाइट लिंक है, और इस लिंक को मैंने, ये सारे लिंक जितने भी जॉब से जुड़े हुए हैं, रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए हैं, ये अप्रेंटाइसिप
के लिए जितने भी हैं ये सारे मैंने आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड कराए। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपको बता दूं, मैं ये कह रहा था कि अब जो आने वाले नोटिफिकेशंस होंगे, आने वाले जो भी अपडेट्स होंगे वो टेलीग्राम पर आपको मिलेंगे, तो टेलीग्राम पर आप जा सकते हो। और टेलीग्राम पर मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, टेलीग्राम पर आप जैसे मान लीजिए कोई भी छोटे रिक्रूटमेंट आए या छोटे अपडेट्स आए या कोई ऐसे अपडेट नहीं आए जिसके लिए वीडियो ज़रूरी हो, तो ऐसे अपडेट सारे के सारे आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। अब हर किसी टॉपिक के लिए वीडियो आए ज़रूरी नहीं है, मोस्टली उन्हीं टॉपिक्स पर आएगा जिसके लिए ज़रूरत होती है कि आपको बताया जाए, कि लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, वैसे टॉपिक्स आपके लिए वीडियो में डिस्कस होंगे। बाकी जो टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है उनके लिए आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे अपडेट देख पाओगे। और टेलीग्राम को मैंने टीम को भी कह दिया है कि वो टेलीग्राम पर अपडेट करते रहें, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप लोग सारी चीज़ें देखते हुए चल सकते हो, ठीक है भाई। सभी को समझ आ रहा होगा एक एक चीज़ें। ऑल इंडिया बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया में आप पूरे देश में कहीं से भी इसमें फॉर्म भर सकते हो। इंडिया कंट्री स्पेशली सिर्फ भारतीयों के लिए वीडियो बनाया गया है, ठीक है। चलिए एक बार आपको नोटिफिकेशन और दिखा दूँ, ये देखो, ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, यही वाला नोटिफिकेशन है। आप देखोगे इसी में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। एक बार आप देख लो, ये पहला नोटिफिकेशन है साल का इस 2024 का, जो कि आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने दिया है। यानी कि भारत के जो नॉर्थ रीजन है और वेस्टर्न रीजन में जो जगहें हैं वहाँ पर जो राजस्थान है उधर ये रिक्रूटमेंट हो रहा है, ठीक है। लोग इंडिया से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सबको जॉब इधर जाके ही करनी है, ट्रेनिंग जितना भी है यहीं जाके करना है। 10 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो, यानी आपके पास पूरा 1 मंथ का समय आपको दिया है। आप लोग आराम से फॉर्म अप्लाई कर लो ऑनलाइन में, ठीक है। चलिए नोटिफिकेशन एक बार थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग कर दें। सारा कुछ आप देखोगे अलग अलग डिवीजन से, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर जैसी जगहों पर इन्होंने अलग अलग ट्रेड पर, फिटर है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, पेंटर है, और इसके अलावा पाइप फिटर है, और अलग अलग तरह के पोस्ट इन्होंने दे रखे हैं। बड़ी मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, जिनके भी पास होगी ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है भाई। फॉर्म की फीस आप अगर एक बार देखोगे तो 100 रुपये ही पे कर रहे हैं। अगर आप महिला हो या रिजर्वेशन में हो तो आपको फीस पे करनी ही नहीं है। आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो ये नोटिफिकेशन एक बार उम्मीद है आप सभी लोग यहाँ से देख लोगे। अपने कास्ट फॉर्म्स को और कम्युनिटी फॉर्म्स और प्लस अपने डिसेबिलिटी वाले फॉर्म या जो भी फॉर्म आपको लगाने होंगे अप्लाई करते समय, उन सबको यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है भाई। चलिए नोटिफिकेशन की ब्रीफिंग हो गई आपके लिए। ब्रीफ में बता, वैसे तो ब्रीफ में आपको दूसरे वीडियो में दिया है, यहाँ पर एक आपका जो है रिमेंबरिंग करिए कि आपका इस तरीके से नोटिफिकेशन था। देखिए हम आ चुके हैं अप्लाई करने की तरफ। आप देखोगे नोटिफिकेशन 1 वीक पहले आया था, आज से फॉर्म चालू हुए हैं, ये मॉर्निंग से चालू हो गए हैं, और 10 फरवरी तक फॉर्म इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट का 10वीं पास होना जरूरी है, ठीक है। अंडर 12+2 एग्जाम इस सिस्टम, मतलब ये नहीं बोल रहे कि 12वीं पास वाले सिस्टम से, कि मतलब जिसने 10वीं पास करा है लेकिन वो 12वीं भी कर सकता है इस वाले जो है एग्जामिनेशन सिस्टम से। जैसे कि आप जानते हो NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो ये सब होती है, इसके रिगार्डिंग आप लोग अगर 10 पास कर रहे हो, 12 पास कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन वो एक अलग अलग तरीके से होती है। आपको पता होगा कहीं +2 फिर +3 और +4 इस तरीके से रहता है, तो वो सब एक ग्रेड सिस्टम होता है, ये सब फॉलो करना होता है। अभी ये लोग जिन जिन तरीके से अप्लाई करते हैं, जिन तरीके से पास करते हैं, वही लोग अप्लाई फीस कर पाते हैं, उसी तरीके से वो लोग फॉर्म भर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इन्होंने फीस दे रखा है आप लोगों के लिए, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। चलिए भाई मैं आपको डायरेक्ट न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा। अब देखोगे मैं सारा आपको फॉर्म भर के बता देता हूँ। हाउ टू अप्लाई में आप जाकर देख सकते हो कैसे अप्लाई करना है। जिन लोगों को देखिए यहाँ पर आप इन्होंने बताया भी है कि आपको कैसे अप्लाई करना होगा, सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं, ठीक है भाई। हाँ सारे फॉर्मेट, कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, एक एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे दी है। तो मेरे को लगता है कि उम्मीद है कि भाई हाँ किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ से आने वाली है नहीं अप्लाई करने के लिए। एक बार न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं आप सभी के लिए, और ये आपके 10th की मार्कशीट पर जो आपका नाम लिखा है वही नाम आपको यहाँ देना है। फिर उसके बाद मदर नेम आपको बताना होगा। फिर जेंडर, अब देखोगे जेंडर में ट्रांसजेंडर का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब ट्रांसजेंडर लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आप देखो मैं एज में यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि मैंने बता दिया 2002 18 फरवरी का मैंने यहाँ पर बर्थ बता दिया है। तो उसके बाद इस तरीके से मेरा एज कैलकुलेट होके आ गया। एज में आपको रिलैक्सेशन अगर चाहिए होगा, आप अगर जनरल हो गए तो आपको नहीं मिलेगा। SC ST OBC वालों में आपको अपर एज में फ़ायदे मिल जाएंगे, ठीक है। और
डिसेबिलिटी स्टेटस आपसे पूछा जा रहा है कि आप डिसेबल्ड हो या नहीं, मैंने बोला नहीं। और एक्स सर्विसमैन हो या नहीं, मैंने बोला नहीं। एक्स सर्विसमैन हो जाता है आप लोग आर्मी नेवी या एयरफोर्स में कहीं ना कहीं गए थे, किसी रैंक के ऑफिसर रहे, वहाँ काम करके आए, तो आप लोग एक्स सर्विसमैन कहलाओगे। मतलब आप अभी काम नहीं कर रहे, वहाँ से काम कर चुके हो, ठीक है भाई। मैं ईडब्ल्यूएस में नहीं आता, जनरल्स वाले ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो उनको ऑप्शन देख लेना है। आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से बोर्ड से आपने 10th क्लास पास किया। मेरे को यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड को ढूंढना होगा, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई, मोस्टली स्टूडेंट इंडिया में सीबीएसई से कर रहे हैं। वैसे तो इनके स्टेट बोर्ड भी हैं, आप देखोगे यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का भी है, गुजरात का भी है, तो सभी का है, ठीक है। हर राज्यों का भी अलग से बोर्ड है। ईयर ऑफ पासिंग एसएससी, आपने कौन से साल में अपना 10th को पास किया वो यहाँ बताना है। आपका 10th में क्या रोल नंबर रहा वो आपको यहाँ दे देना है। आपको एक ईमेल आईडी देना होगा। याद रखें दोस्तों, ये जितनी भी डिटेल आप लोग दे रहे हो, ये सारी ही करेक्ट देनी है, ठीक है भाई। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि आप गलत दे दो, क्योंकि आपसे इन डिटेल्स के जरिए ही, आप अगर ईमेल सही दोगे, मोबाइल नंबर सही दोगे, तभी आपसे वो सही से कांटेक्ट करके बात कर पाएंगे आपके इस फॉर्म के रिगार्डिंग, ठीक है भाई। मोबाइल नंबर यहाँ पर मांग रहे हैं, वो दे देते हैं। फिर इसी मोबाइल नंबर को आपसे कहेंगे कंफर्म करो। उसके बाद आपसे बोलेंगे पासवर्ड। यहाँ से आप एक पासवर्ड बनाओगे, नया पासवर्ड, ठीक है। ये पासवर्ड आपके काम आएगा बाद में लॉगिन करने के लिए, तो ये पासवर्ड बिल्कुल ध्यान से बनाना है आपको। एक इसमें कैपिटल लेटर रख लेना, और एक कोई स्पेशल करेक्टर यूज़ कर लेना, और कोई नंबर भी यूज़ करके आप इसमें बना सकते हो। सिक्योरिटी कोड ये जो यहाँ लिखा हुआ है, यही आपको यहाँ से डाल देना। ये जो लिखा हुआ है ना साइड में, इसको आपको ऐसे के ऐसे ही उतार देना है यहाँ पर। इसमें कोई भी चेंज नहीं रखना है, इसके ऐसे के ऐसे ही आपने डाल दिया। जो यहाँ पर ये लिखा हुआ था, इसको मैंने ऐसे के ऐसे यहाँ पर डाल दिया है। पासवर्ड मैंने बना दिया है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल दिया है, कौन से बोर्ड से 10th किया, किस ईयर में क्या किया, और क्या रोल नंबर रहा, सारा कुछ, डेट ऑफ बर्थ और सारी जानकारी बताते हुए मेरे को एक बार इस पर रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। देखिए, आर यू श्योर टू सबमिट, देखिए मैंने बोला हाँ भाई मैं श्योर हूँ, मेरी डिटेल्स को सबमिट कर दो। अब मेरी यहाँ से डिटेल सबमिट हो गई, मैं सेव कर दूंगा। अब देखिए एप्लीकेंट लॉगिन आ गया, मतलब कि यहाँ पर देखोगे बाय ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, बाय ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ, आप दोनों में से किसी से भी लॉगिन कर सकते हो। मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला है, और पासवर्ड यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि मैंने डिटेल अभी अभी डाली है। पासवर्ड आप एक बार फिर से भी यहाँ से डाल सकते हो। मैं इसमें डायरेक्ट ये जो लिखा हुआ है इसको डाल देता हूँ, ये जो इसको आप कैप्चा बोलते हो, इसको डाल देना। बेसिकली ये सिक्योरिटी कोड होता है, ये जो जैसा लिखा होता है वैसे के वैसे ही आपको डाल के लॉगिन कर जाना होता है। आप देखोगे इनवैलिड कोड कह रहे हैं, मतलब मैंने कहीं ना कहीं उस कोड को सही नहीं डाला है। अब एक बार देखते हैं लॉगिन करके। तो देखिए मैं लॉगिन हो चुका हूँ, अब मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है। पर्सनल डिटेल्स में आप देखोगे सारे डिटेल आ गए, क्योंकि मैंने सारे फिलअप कर लिए थे। सिलेक्ट गवर्नमेंट आइडेंटिटी, मतलब कि आपको आधार कार्ड, इनमें से कोई भी एक आईडी प्रूफ आपको जरूर देना है, इसी के ब्याह पे आपका अगर रजिस्ट्रेशन चलेगा। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, आधार नंबर दूंगा मैं। आप देखोगे ये मैंने आधार नंबर दे दिया है। उसके बाद क्वालिफिकेशन बोलेंगे, कैंडिडेट शैल एंटर देयर मार्क्स विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द टू ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ 10th क्लास के, उसके जो भी एग्जाम उसने दिए थे उसके रिगार्डिंग, ठीक है। मतलब आप देखोगे जैसे मैंने बोला यहाँ पर नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, किधर से मैंने, कहाँ से भाई मैंने 10th क्लास पास किया, वो पूछ रहे हैं। तो आप देख रहे हो दोस्तों, इस तरीके से मैंने बता दिया। ये आपको स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जहाँ से आपने 10th किया, और टोटल ऑब्टेन्ड सीजीपीए इन 10th, आपके 10th में कितने सीजीपीए आए। तो सीजीपीए मैंने बता दिया 9 आए, तो यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा आराम से। सीजीपीए जितना भी होता है उसका कम ही होता है परसेंटेज में, लोग 9 मतलब 90 समझते हैं, वो नहीं है, 85 परसेंटेज में आया है। तो इस तरीके से हो जाएगा। और अब भी अप्लाइंग अंडर यूनिट, आप कौन से यूनिट में अप्लाई कर रहे हो, अजमेर बीकानेर, आपको जहाँ भी सही लगे आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको ये भी याद रखना है कि जिस स्टेट पे आप पोस्ट लेना चाह रहे हो वो ट्रेड उस डिवीजन में दिया है वैकेंसी या नहीं दिया, ठीक है भाई। क्योंकि ये फॉर्म भरते में आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। आप डिवीजन में अप्लाई कर रहे हो या कैरियज में अप्लाई करोगे या वर्कशॉप में, ये चीज़ें लोगों को ध्यान रखनी है। तो मैं यहाँ पर अजमेर वाला ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, अजमेर में मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अजमेर में आप देखोगे इतने सारे ट्रेड ये जो दिए हुए हैं, इन्हीं में से मैं फॉर्म भर सकता हूँ, और इनकी मेरे पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए।
तो मैं मैकेनिकल कारपेंटर में अप्लाई कर रहा हूँ और आप देखोगे एप्लीकेशन फॉर ट्रेड में भी मेरे पास यही आ जाएगा। और ईयर ऑफ पासिंग मैंने कब ये आईटीआई जो है इस कारपेंटर फील्ड के अंदर कर लिया वो मेरे को बताना है, तो मैंने बता दिया 2021 में कर दिया। और सर्टिफिकेट का नंबर आपसे पूछेंगे तो सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा। ये सर्टिफिकेट के आपके ऊपर लिखा होगा, जिस सर्टिफिकेट में आपने आईटीआई किया उस पर एक नंबर होगा, वो आपको यहाँ से डाल देना है। डेट ऑफ किस दिन ये सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ तो वो भी मैंने बता दिया, 2021 के फेबररी मंथ के 8 तारीख में मुझे ये इशू हो गया। मैक्सिमम मार्क्स कितने आए मेरे, टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन, देखिए मतलब कितने मार्क्स में से आपको आईटीआई में मिले, 600 में से मुझे मिले और मुझे मेरे को 567 मार्क्स मिले। तो मेरा परसेंटेज आ गया। किस इंस्टीट्यूट से किया मैंने बोल दिया टीयू से किया। वैसे बहुत लोग कराते हैं, आपको यहाँ से पता लग जाना चाहिए कि आपने किधर से किया, ठीक है भाई। आपने जहाँ से किया होगा आईटीआई, बहुत लोग करा रहे हैं। आप देखोगे एड्रेस इज बीइंग टेकन ओनली फॉर रिकॉर्ड पर्पस, और ठीक है। तो आप लोगों को बाय आरआरसी जयपुर शैल बी डन ओनली थ्रू, चलिए समझ आ गया। अब आपको अपने सारे एड्रेस की डिटेल दे देनी है, तो मैंने बता दिया A14 मयूर विहार, ठीक है। इस तरीके से मैंने एड्रेस दे दिया। उसके बाद ये विलेज पूछेंगे और स्ट्रीट पूछ लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मैंने एक आसपास का कोई ऐसा एरिया बता देना है, तो मैंने हनुमान मंदिर बता दिया है, यहाँ पर पास में ही है, तो मैंने इस तरीके से दे दिया है। उसके बाद ये सिटी पूछ रहे हैं तो सिटी में मैंने बता दिया। उसके बाद अब मैं ये बोलूँगा कि मेरे करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों ही सेम है। स्टेट पूछेंगे तो ये दिल्ली हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद ज़िला पूछेंगे तो ज़िला न्यू दिल्ली आपने कर दिया यहाँ पर। उसके बाद ठीक है, इस तरीके से पिन कोड आपको यहाँ से दे देना है, और यहाँ से आपको इस तरीके से इधर भी बताते हुए चलना है। दोनों ही चीज़ें आपने ये बोला, देखिए क्या बोला मैंने, इफ़, ठीक है, दोनों ही एड्रेस सेम है, ठीक है भाई। तो मेरे को एक बार इस तरीके से दोनों जगह ये सब डाल के अब मेरे से कह रहे हैं फोटोग्राफ अपलोड करो 20 से 70 केबी के बीच में और जेपीईजी फॉर्मेट रखो उसका, ठीक है। चलिए भाई समझ आ गया। मैं यहाँ डाउनलोड सेक्शन में चला जाता हूँ और मैंने एक बार यहाँ से फोटो मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से सिग्नेचर में बोल रहे हैं 20 से 30 केबी के बीच में रखना है और जेपीईजी फॉर्मेट रखना है। चलो ये भी समझ आ गया। हाँ, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं यहाँ से, और साइन भी हमारा यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद कहेंगे सेम सिग्नेचर विल बी रिक्वायर्ड इन फ्यूचर। ये सिग्नेचर और ये सारी चीज़ें ही आपको बाद में काम आने वाली है। डिक्लेरेशन देके आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आप देखोगे मेरी पर्सनल डिटेल आ गई है। मैंने किस पे अप्लाई किया है, मैंने डिविजनल रेलवे मतलब DRMO यानी DRM ऑफिस अजमेर में मैंने इस फॉर्म को भरा है, और मैंने यहाँ पर कारपेंटर के पोस्ट पर भरा है। आप देखोगे 10th के डिटेल्स आ गए हैं मेरे। मैक्सिमम सीजीपी मतलब 10 में से मेरे को 9 मिले थे, यानी कि 85% आए थे मेरे वहाँ पर 10th क्लास में। इस तरीके से सारे डिटेल बता दिए मैंने। 600 में से मेरे को मार्क्स मिले थे 667, ये मेरे आईटीआई में आए थे इस ट्रेड के अंदर। मैंने सारी जानकारी दे दी है। सारी डिटेल्स अपलोड करने के बाद सारा कुछ डॉक्यूमेंट और सब अपलोड हो गया। फॉर्म में एडिट में अभी कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो। मैं सेव एंड कंटिन्यू कर जाता हूँ। इफ़ यू वांट रीचेक योर एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आप रीचेक कर सकते हो। इफ़ यू लॉक योर फॉर्म डिटेल एडिटिंग नॉट अलाउड एट एनी स्टेज। देखिए इन्होंने क्या बोला, लॉक एप्लीकेशन फॉर्म को लॉक कर दो। आप आपने जो भी डिटेल डाली वो सही है और आप इसमें चेंज नहीं चाहते, और मैं नहीं तो आप एक बार फॉर्म की सारी डिटेल्स को देके उसमें करेक्शन कर सकते हो देखने के बाद। तो मैंने लॉक कर दिया फॉर्म को भाई। मैंने बोला हाँ चलिए ठीक है। इन केस ठीक है, प्लीज़ वेट। अगर मान लीजिए आपका फीस पे नहीं हो रहा तो आप 24 यानी 1 डे का वेट करोगे। उसके बाद आपको एक बार फ़ी आपने भर दी और आपको पता लगा कि आपका फ़ी सक्सेसफुल नहीं हुआ और आपके वहाँ से अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो जाता है, कट जाता है आपके अकाउंट से। तो ऐसे में आपको 1 डे का वेट करना है। 1 डे बाद आप अगली पेमेंट करना अगर वो वाली सक्सेसफुल ना हो। बेसिकली आपको बताया गया कि पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ और आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट से कट चुका है। तो ऐसे में आप लोगों को करना क्या है, दोबारा पेमेंट नहीं करना, आप 1 डे का वेट कर लेना। इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप यही चीज़ लास्ट डे में कर रहे होगे तो ऐसे में आपकी दिक्कतें बहुत बढ़ जाने वाली। वहाँ 1 डे का वेट करोगे तो नेक्स्ट डे फॉर्म में कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए 10 फरवरी नहीं बल्कि आप जनवरी एंड तक इसमें फॉर्म भर देना, ठीक है भाई। ऐसे ऐसे केसों में आप दोबारा पेमेंट मत करना। लोग सोचते हैं चलो ठीक है हम दोबारा पेमेंट कर देते हैं, हमारा एक ही बार का रिसीव्ड होगा, बाकी जितने भी पेमेंट होंगे वो वापस आ जाएंगे। लोग ये सोच के बार बार कर देते हैं। तो ऐसे में आप ऐसा करना, आप एक ही बार पेमेंट करके रुक जाना अगर सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए पे फीस पे क्लिक करेंगे हम। पे फी है यानी कि हमें फीस भरनी है यहाँ पे फ़ी। तो हम देखेंगे ट्रांजेक्शन टाइम। आप देखोगे मेरे को 15 मिनट का समय मिला है। आप 15 मिनट के अंदर अपने ट्रांजेक्शन करके कंप्लीट कर लो फीस। मेरे को यहाँ पर एक ऑर्डर का एक
एक आईडी सा मिल गया है, एक अलग सा यूनिक सा। ऑर्डर अमाउंट 100 रुपीज़ मेरे को पे करने हैं, क्योंकि आप जानते हो मैं जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर रहा हूँ इस वजह से। और अगर मैं मान लो SC ST या रिजर्व में भी होता ना, तो मेरे को रुपीज़ पे करने ही नहीं थे, चाहे मैं पूरे देश में कहीं से भी होता। भले ही राजस्थान में मेरे को जाना है वैकेंसी पे जॉब लेने, लेकिन मेरे को ये चीज़ पक्का है कि मेरे को यहाँ पर और रुपए पे करने ही नहीं होते, क्योंकि मेरे को ऑल इंडिया बेस्ड रिजर्वेशन बेनिफिट यहाँ मिल रहे हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और बहुत सारे जो है पेमेंट के जो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। नेट बैंकिंग में आप देखोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक बैंक, बहुत सारे बैंक आज के समय पे आ गए हैं जो ये सेम चीज़ें करवा रहे हैं। तो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया, तो मेरे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे से 1 रुपये और 0.89 पैसा जो है वो चार्ज कर रहे हैं। लगभग 2 रुपये उनको चार्ज करने हैं मेरे पेमेंट में। ठीक है, वॉलेट से भी लोग पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम और बाकी जगहों से भी पेमेंट कर सकते हैं। मैंने जैसे पेटीएम सेलेक्ट किया, ठीक है, तो मेरे को यहाँ से 2 रुपये लग रहे हैं। आपको हो सकता है कि कहीं कहीं डेफिनेटली 1-2 रुपये तो लिया ही जाएगा चार्ज, ये तो आप मान ही सकते हो। ठीक है, मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ से बोल रहे हैं ठीक है, अब मेरे को ये QR कोड अपने पेटीएम पे जाके स्कैन करना होगा, और उसके बाद मैं इस पेमेंट को सक्सेसफुली यहाँ से कर पाऊंगा। ठीक है भाई, इस तरीके से पेमेंट हो जाएगा। तो लोगों को समझ आता होगा कि पेमेंट किस तरीके से होनी है। अब मैं इस वाले QR कोड को जैसे ही स्कैन करूँगा अपने अपने जहाँ पे भी मैं पेटीएम चला रहा हूँ, जिस भी टैबलेट में, जिस भी मोबाइल में या जिस भी डिवाइस में चला रहा हूँ, वहाँ से कैमरे पर जाकर स्कैनर पर स्कैन करके पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट हो जाने के बाद आप सभी लोगों को क्या करना होगा, फॉर्म का एक सबमिट बटन का एक क्लिक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। फिर एक प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, पेमेंट के बाद एक प्रिंट ऑप्शन मिलेगा फॉर्म पे, उसको प्रिंट करके आपको अपने पास रखना है। इतना सा प्रोसेस है, आप सभी लोग कर लोगे, आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो भारतीय रेलवे में अप्रेंटिस के रिक्रूटमेंट के लिए, जो अभी निकला हुआ है। ठीक है भाई, 10 फरवरी लास्ट डेट है। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को सारी जानकारी समझ आएगी होगी। आप इस तरीके से फॉर्म भर लेना, और इस वीडियो को ऑल इंडिया ही सही और दूसरे देशों में भी, मतलब पूरे दुनिया में ही आप इस वीडियो को शेयर करें लोगों तक, खासकर इंडिया में एक एक लोगों तक शेयर करें, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।